हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्वी सैनिक जोन। आज हम सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के सेट 6 को कवर कर रहे हैं। सेट 1 to 5 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, हम इसे सिर्फ क्वेश्चन आंसर की तरह नहीं बल्कि एक्सप्लेनेशन के साथ, जहां मैप की ज़रूरत है मैप, जहां ट्रिक्स की ज़रूरत है ट्रिक्स के साथ कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बिना डिले किए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो कॉलम 1 है उसमें पादप समूह दिया हुआ है और कॉलम 2 में उसके लक्षण दिए हैं, हमें इसे मैच करना है। यहाँ पे हम पादप जगत के प्रमुख समूह और उनके लक्षण को समझेंगे। अलगाय, जिसे हम शैवाल कहते हैं, इनका जो शरीर होता है वो जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता है। याद रखना है कि जो शैवाल होते हैं इनके शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं, जिसे हम थैलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो थैलॉइड कहते हैं। इनका मुख्य पादप शरीर युग्म कोशधारी यानी कि गैमेटोफाइट होता है। याद रखना है कि इनको जब पादप शरीर होता है वो क्या कहलाता है? तो युग्म कोशधारी कहलाता है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा। इन्हें पादप जगत के उभयचर यानी कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भूमि पर रहते हैं परंतु यौन प्रजनन के लिए पानी पर निर्भर रहते हैं। इनमें संवाहक ऊतक जैसे कि जाइलम, फ्लोएम, ये सब नहीं पाए जाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। ये क्या है? ये संवाहक ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम वाले प्रथम स्थलीय पादप है। इसे याद रखना है कि इनमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो पाया जाता है। इन्हें पहले सफल स्थलीय पादप यानी कि फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स माना जाता है। अगर पूछा जाए कि टेरिडोफाइटा में संवाहक ऊतक होते हैं तो कि नहीं, तो ये होते हैं, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स, जिन्हें हम आवृत बीजी कहते हैं। ये सबसे विकसित पादप समूह है। इनमें फल के अंदर बीज पाए जाते हैं। इसको याद रखना है कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं इसमें फल के अंदर बीज होते हैं और द्विगुण निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन इनका विशिष्ट लक्षण है। इन्हें भी हमें याद रखना है। अगर इनको शॉर्ट में याद रखना चाहें तो जो शैवाल हो गया उनका शरीर थैलस शरीर होता है। ब्रायोफाइटा, इनको हम उभयचर कहते हैं। और टेरिडोफाइटा, ये इनमें संवाहक ऊतक पाया जाता है। और जो आवृत बीजी हो गया वो फल के अंदर इनमें बीज होता है। अब इनको मैच करते हैं। अभी हमने देखा था शैवाल, इनका जो शरीर होता है वो थैलॉइड होता है और युग्म कोद्धिद होते हैं। ये ब्रायोफाइटा अभी हमने समझा पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं और इनमें संवाहक ऊतक नहीं होता है। टेरिडोफाइटा, ये जो होते हैं इनमें संवाहक ऊतक पाया जाता है और इन्हें प्रथम स्थलीय पादप कहते हैं। एंजियोस्पर्म अभी हमने देखा फल के अंदर बीज, दोहरा निषेचन, ये इनका फीचर्स है। तो फ्रेंड्स, हम सारे क्वेश्चंस को जहां भी कंसेप्ट की जरूरत होगी कंसेप्ट के साथ कवर करेंगे, जहां मैप की जरूरत होगी मैप के साथ कवर करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन डीएनए प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन के लिए सत्य है? डीएनए प्रतिकृति को समझ लेते हैं। डीएनए प्रतिकृति एक अर्ध संरक्षित यानी कि सेमी कंजर्वेटिव प्रक्रिया है। इसे याद रखना है। यह प्रक्रिया हमेशा 5 प्राइम, याद रखना 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में होती है। इनमें लीडिंग स्ट्रैंड लगातार बनती है और जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो छोटे छोटे खंडों में बनती है, जिन्हें ओकाजाकी खंड कहा जाता है। इन खंडों को जो जोड़ने का कार्य करता है वो डीएनए लाइगेज करता है। प्रतिकृति की जो शुरुआत होती है वो एक विशेष स्थान से होती है जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। यह प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब इनके ऑप्शंस को देखते हैं। यह एक संरक्षित कंजर्वेटिव प्रक्रिया है। अभी हमने देखा था ये सेमी कंजर्वेटिव प्रक्रिया है, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो गया। यह केवल एक ही दिशा में 3 प्राइम से 5 प्राइम में होता है। अभी हमने देखा था कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होता है, तो ये भी गलत हो गया। डीएनए लाइगेज ओकाजाकी खंडों को जोड़ता है। अभी हमने देखा था कि ये स्टेटमेंट सही है। प्रतिकृति का प्रारंभ स्थल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन केवल यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ये हमने देखा था कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हमें बताना है। पहले हम यहाँ पे ह्यूमन आई को समझ लेते हैं, फिर इसके ऑप्शंस को देखेंगे। जो कॉर्निया होता है, आप इसे देख सकते हैं। कॉर्निया
ये जो है प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है और प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है। तो हमें इस कॉर्निया को याद रखना है। आप ब्लाइंड स्पॉट की पोजीशन को देखिए, हमें याद रखना है कि यहाँ पर कोई भी प्रकाश ग्राही कोशिका नहीं होती है। और ये जो हमारा रेटिना है, यहाँ पे कोन्स होते हैं और रॉड्स होते हैं। याद रखना है कि ये कोन्स होते हैं और रॉड्स होते हैं रेटिना के ऊपर। रॉड्स को हम शलाक कोशिकाएं कहते हैं। यह मंद प्रकाश यानी कि डिम लाइट में देखने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो याद रखना है कि जो रॉड्स होती हैं वो डिम लाइट में यूज होती हैं, जैसे ब्लैक एंड वाइट देखने के लिए। यह रंगों को नहीं पहचान पाती, इसलिए रात के समय में रंग स्पष्ट नहीं दिखते हैं। रात के समय में रॉड कोशिकाएं काम में आती हैं, जिसके कारण से हम रंगों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। जो शंकु कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम कोन्स कहते हैं, ये तेज प्रकाश यानी कि ब्राइट लाइट और रंग यानी कि कलर विजन के लिए उत्तरदायित्व होती हैं। यानी कि कोड्स के लिए पूछा जाए तो कलर विजन के लिए, और रॉड्स के लिए पूछा जाए तो ब्लैक एंड वाइट के लिए। इनमें 3 प्रकार की कोन्स होती हैं, लाल, हरी और नीली। याद रखना है, लाल, हरी और नीली, जिनसे सभी रंग बनते हैं और हम सभी रंगों को स्पष्ट रूप से पहचान पाते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस को अब देखते हैं। रेटिना यानी कि दृष्टि पटल में शलाका, रॉड्स और शंकु कोन्स नामक प्रकाश ग्राही कोशिकाएं होती हैं। देखा भी हमने, ये स्टेटमेंट सही है। अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट वह स्थान है जहां दृक तंत्रिका नेत्र से बाहर निकलती है और यह कोई प्रकाश ग्राही कोशिका नहीं होती है। अभी हमने देखा था ब्लाइंड स्पॉट, इस पर कोई भी प्रकाश ग्राही कोशिका नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। शंकु कोशिकाएं मंद प्रकाश में देखने के लिए उत्तरदायित्व होती है। अभी हमने देखा था जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वो तीव्र प्रकाश में रंगीन दृष्टि के लिए उत्तरदायी होती है, ना कि मंद प्रकाश के लिए। तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट है, कॉर्निया प्रकाश का नेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है। अभी हमने देखा था जो कॉर्निया होता है वो प्रकाश की अनुमति को कंट्रोल करता है और प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है। आप इसको इसके लोकेशन के साथ याद करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा, इसीलिए मैप दिया गया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन मरुस्थलीय पादपों यानी कि ज़ेरोफाइट्स में समानता नहीं पाया जाता है? मोटी क्यूटिकल ये पाया जाता है, संकीर्ण स्टोमा धंसे हुए रंध्र भी होते हैं, और पत्ते जो है वो कांटे के रूप में भी होते हैं। तो जो हमारा नहीं होगा वो होगा पत्तों में बड़ी संख्या में रंध्र। अगर ऐसा इनमें बड़ी संख्या में रंध्र होगा तो इनमें पानी का जो वाष्पीकरण होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन हम जानते हैं कि मरुस्थल में पानी की कमी होती है। सो इसको अनुकूल करने के लिए जो पत्तों में बड़ी संख्या में रंध्र नहीं होते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स एक उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता संलक्षण है। इसका जो कारण दिया गया है कि HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसको याद रखना है, इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक कारण होता है जो सहायक टी लिम्फोसाइट्स पर हमला करके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। यहाँ पे एक कथन सत्य है और जो रीजन दिया गया है वो भी सत्य है, यानी कि जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड यानी कि आनुवांशिक कोड की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि अमीनो अम्ल केवल एक ही प्रकूट कोडोन द्वारा कोडित नहीं होता है? ये जो होगा हमारा डीजेनरेट यानी कि अपोहासित, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आनुवांशिक कोड जो होता है जेनेटिक कोड, इसकी विशेषता होती है कि यह सुनिश्चित करता है कि अमीनो अम्ल केवल एक ही प्रकूट द्वारा डीजेनरेट कोडित नहीं होता है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे सी हो गया। त्रिक जो ट्रिपलेट होता है, इसका अर्थ है कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक प्रकूट बनाते हैं। तो यहाँ पर एक ही प्रकूट था, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। अनएम्बिगस इसमें होता है कि एक प्रकूट केवल एक ही अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इस तरह के ऑप्शंस के साथ अगर आप इसे समझेंगे तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपने जीवन चक्र में कायांतर मेटाफॉर्मस प्रदर्शित नहीं करता है? तो ये है मनुष्य। हम जानते हैं कि मनुष्य जो है मेटामॉर्फोसिस नहीं करते हैं। मेटामॉर्फोसिस होता क्या है? तो यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जन्म या अंडे से निकलने के बाद किसी जंतु के शरीर की संरचना में तीव्र और प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। हम मनुष्य में जानते हैं कि मनुष्य में जन्म के बाद
क्रमिक विकास होता है, कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में रसारोहण यानी कि एसेंट ऑफ सैप का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और संसंजन तनाव सिद्धांत। इसका जो सिद्धांत है इसके अनुसार वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन के कारण पत्तियों में एक खिंचाव या चूषण बल उत्पन्न होता है जिसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। और जो कोहेजन टेंशन थ्योरी है इसमें जल के अणुओं के बीच लगने वाला संसंजन बल यानी कि कोहेजन और जल तथा जाइलम के दीवारों के बीच लगने वाला आसंजन बल यानी कि अधेशन पानी की एक अटूट स्तंभ बनाए रखता है। तो ये जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनेल प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है? राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखना है, कोशिका का पावर हाउस। और जो हमारा लाइजोसोम होता है इसे हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी जैसे अस्थायी कीटनाशकों का उपयोग खाद्य श्रृंखला के लिए दुर्लभ है। ये कीटनाशक वसा में घुलनशील होते हैं और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जैव आवर्धित होते हैं जिससे उच्च पोषी स्तरों पर इनकी सांद्रता न्यूनतम स्तर तक पहुंच जाती है। जो डीडीटी होता है इसे हम डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन कहते हैं। इस टर्म को याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। यह एक अस्थायी कीटनाशक होता है यानी कि परसिस्टेंट पेस्टिसाइड है। यह वसा में घुलनशील होता है। याद रखना है कि जो डीडीटी होता है वो किस में घुलनशील होता है? तो वसा में घुलनशील होता है। जल या मिट्टी में आसानी से विघटित नहीं होता है। जो हमारा बायो मैग्निफिकेशन होता है इसे क्या कहते हैं? जब कोई विषैला पदार्थ जैसे कि डीडीटी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है तो उसकी जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन, हर अगले पोषक स्तर में यानी कि ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ता जाता है। तो अगर हम ट्रॉफिक लेवल को ऐसे समझे तो जो डीडीटी की सांद्रता होगी वो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये आसानी से बाहर उत्सर्जित नहीं हो पाता है, यह वसा उत्तकों में जमा हो जाता है। सो यहाँ पे जो ए स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन जो यहाँ पे दिया है कि उच्च पोषी स्तरों पर इनकी सांद्रता न्यूनतम रहती है, ये गलत है। ये न्यूनतम नहीं रहती है, ये मैक्सिमम रहती है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा, यहाँ पे गलत प्रिंटिंग है, यहाँ पे होना चाहिए ए सत्य है और आर असत्य है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का उच्च मान क्या इंगित करता है? जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये बताता है कि जल अत्यधिक प्रदूषित है और इसमें बहुत अधिक कार्बनिक अपशिष्ट है। इसमें क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ज़्यादातर ऑक्सीजन का यूज़ कर लेते हैं और पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और यह अन्य पानी के जीवों के लिए नुकसानदायक होता है, हानिकारक होता है। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसमें क्या होता है? रेड डेटा बुक जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची होती है। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय पिरामिडी होती है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, अमोनिया। अमोनिया में एक केंद्रीय नाइट्रोजन होता है और 3 हाइड्रोजन होते हैं और एक लोन पेयर होता है। सो जो इसकी जो संरचना होती है वो त्रिकोणीय पिरामिडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे यौगिक दिया हुआ है और इनके उपयोग से इनका मिलान करना है। पहले हम इन यौगिकों को समझ लेते हैं, फिर इनके उपयोग से इनको मिलान करेंगे। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, इसको फार्मूला को भी याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इन्हें हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं। यह एक प्रबल क्षार होता है और इसका उपयोग साबुन, डिटर्जेंट और कृत्रिम रेशे यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फार्मूला है NaHCO3। इसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। हमें याद रखना है कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका फार्मूला है NaHCO3। इसका उपयोग खाना पकाने, एंटासिड के रूप में तथा बेकिंग पाउडर में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला आता है Na2CO3 10H2O। इसे हम धोने वाला सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसका उपयोग कपड़े धोने और जल की कठोरता, हार्डनेस को दूर करने में किया जाता है। इसके इस क्वालिटी को भी याद रखना है कि ये जल की कठोरता को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फॉर्मूला है CaOCl2। इन्हें हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। इसका उपयोग कीटनाशक यानी कि डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है, जल शोधन वाटर प्यूरिफिकेशन के रूप में, और कपड़ों की सफ़ेदी में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 ये हो गया हमारा विरंजक चूर्ण, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारा कॉस्टिक सोडा, और जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो गया वो हो गया हमारा धोने वाला सोडा। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एल्कीन एल्केन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। एल्कीन में मौजूद पाई आबंध सिग्मा आबंध की तुलना में कमज़ोर होता है और युग्मात्मक अभिक्रियाओं के लिए आसानी से उपलब्ध होता है। पहले एल्केन और एल्कीन को समझ लेते हैं, इनके कंपैरिजन को देख लेते हैं। जो एल्केन होते हैं इन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इनमें केवल एकल बंधन यानी कि सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। याद रखना है इनका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है मीथेन CH4। इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। ये लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इसमें पाई बंध जो होता है वो नहीं होता है। इनकी जो दहनशीलता होती है कंबस्टिबल, ये जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि वाटर देते हैं। ये भी याद रखना है कि अगर एल्केन को जलाया जाए तो वो जलने पर CO2 देंगे और H2O देंगे। एल्केन जो होते हैं वो गैस, द्रव या ठोस रूप में पाए जाते हैं। इनकी जो यूजेज होती है वो ईंधन के रूप में होती है। फॉर एग्जाम्पल्स प्रोपेन, ब्यूटेन। एल्केन के एग्जाम्पल है प्रोपेन और ब्यूटेन। ये जो है LPG के कंस्टिट्यूएंट है, ये हमें याद रखना है, ये इसके मुख्य घटक है। एल्कीन ये जो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें द्विबंध होता है। इनका जो सामान्य फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। याद रखना है कि एल्केन का जो फार्मूला था वो था CnH2n+2, लेकिन जो एल्कीन का फार्मूला है वो है CnH2n। इसके डिफरेंस को याद रखना है। एथीन, इसके प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। एल्केन से अधिक क्रियाशील होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड होता है। इनके प्रयोग को समझ लेते हैं। यह प्लास्टिक बनाने में, कृत्रिम रबर, अल्कोहल आदि के निर्माण में इनका यूज़ होता है। जो एथीन होता है वो पौधों में फल पकाने वाला हार्मोन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। एथीन पौधों में फल पकाने वाला हार्मोन होता है। तो जो हमारे ऑप्शंस हो गए, एल्कीन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अभी हमने देखा था, करेक्ट स्टेटमेंट है। एल्कीन में मौजूद पाई आबंध सिग्मा आबंध की तुलना में कमज़ोर होता है और योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए आसानी से उपलब्ध होता है। हमने देखा था, ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिक यंत्र समतल दर्पणों में बहु प्रतिबिंबों यानी कि प्रतिवर्तन के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनाता है? हम जानते हैं, हम बचपन में जिससे खेलते थे, जो घुमाने पे कलरफुल रंग देता है वो है केलाइडोस्कोप। जो केलाइडोस्कोप होता है वो समतल दर्पण का बना होता है और ये बहु प्रतिबिंबियों को रंगीन सुंदर पैटर्न में चेंज करता है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, केलाइडोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है? पहले तो जान लेते हैं, जो विटामिन B3 होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नियासिन। याद रखना है, विटामिन B3 को हम नियासिन कहते हैं। विटामिन B3 की कमी के कारण से पेलिग्रा होता है, जिसे हम D4 बीमारी के नाम से जानते हैं। ये D4 क्या है? तो ये है डर्माटाइटिस, डायरिया, डरमेंटिया एंड डेथ, इसलिए इसको D4 कहा जाता है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? जो उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है Al2O3, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। यह अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक HCl और क्षार जैसे NaOH दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलर चालकता की इकाई क्या है?
जो मोलर चालकता होता है ये किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक मोल को घोल में घोलने पर प्राप्त चालकता होती है। याद रखना है इसके डेफिनेशन को। यह एक मोल इलेक्ट्रोलाइट द्वारा प्रदान की गई कुल विद्युत चालकता होती है। इसके इकाई को याद रखना है, ये होता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जो मोलर की चालकता होती है वो विलयन की सांद्रता घटाने पर बढ़ती है, ये भी हमें याद रखना है। तो हमारा मोलर चालकता की इकाई हो गई सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसके डिफिनेशन को भी समझते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक यानी कि नेचुरल पॉलीमर का उदाहरण है? स्टार्च जो है वो नेचुरल पॉलीमर यानी कि प्राकृतिक बहुलक का एग्जाम्पल है, जबकि टेफ्लॉन, रेयॉन और नायलॉन ये सिंथेटिक है। यहाँ पे जो रेयॉन है इसे हम सेमी सिंथेटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ती है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी टेस्ट सीरीज में डील किया है, इसके कंसेप्ट को वहाँ समझाया गया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आवर्त सारणी में एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पे जो परमाणु त्रिज्या होती है वो बढ़ती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें एक नया इलेक्ट्रॉन कोश जो होता है वो जुड़ जाता है। सो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, इसमें एक नया इलेक्ट्रॉन कोश जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ वैज्ञानिक का नाम दिया गया है, इनके सिद्धांत से इनको मैच करना है। जो हमारे न्यूटन हो गए वो हो गए गुरुत्वाकर्षण का नियम, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण, जो फैराडे हो गए वो हो गए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और जो प्लांक हो गए वो हो गए क्वांटम सिद्धांत। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यह मानते हुए कि आयतन स्थिर रहता है? प्रतिरोध को हम जानते हैं आर, इसका फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। इसके फॉर्मूला को याद रखना है, रो एल बाई ए। तो हमारा रो है वो रेजिस्टिविटी को दिखाता है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और जो ए होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। याद रखना है कि जो ए होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, एल लेंथ को दिखाता है, और जो हमारा रो है वो रेजिस्टिविटी को दिखाता है। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसको बनाने में कोई भी दिक्कत हो, इसके कंसेप्ट में कहीं भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @तनवीर सेविंग जोन मैसेज कीजिए। आपको इसका एक्सप्लेनेशन और कंसेप्ट दोनों शेयर किया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक की बंधन ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी क्या दर्शाती है? नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है, बाइंडिंग एनर्जी, यह वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी नाभिक को उसके घटक कणों यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पूरी तरह से अलग करने के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पे हमें यह भी याद रखना है कि नाभिक में क्या पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ए, नाभिक को उसके न्यूक्लियनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को दर्शाती है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए यह समझाया था कि जो प्रकाश की ऊर्जा होती है वो छोटे पैकेटों, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, कण से मिलकर बना होता है। तो हमें याद रखना है कि जो कण हमारा क्या दर्शा रहा है, ये फोटोन को दर्शा रहा है। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है ये बताता है प्रकाश के कण की प्रकृति को। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। जो व्युतीकरण है इंटरफ्रेंस, जो डिफ्रैक्शन है विवर्तन, और ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन, ये बताते हैं, ये स्पष्ट करते हैं कि जो प्रकाश की तरंगे होती हैं वो वेव नेचर की होती हैं। तो अगर यही क्वेश्चन पूछता वेव की प्रकृति तो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण होता। लेकिन जब अगर फोटोन के लिए पूछा जाए तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल का नियम किससे संबंधित है? हम जानते हैं पास्कल किसका माप करता है, ये दर्शाता है तरल पदार्थों में दाब के संचरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरित नहीं हो सकती हैं। उसका जो रीजन दिया गया है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं जिन्हें संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ पे स्टेटमेंट और उसका रीजन दोनों सही है। जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो यांत्रिक तरंगे होती हैं, वो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती हैं और इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंवर धाराएं यानी कि एडी करंट्स का उपयोग किसमें नहीं होता है? पहले हम एडी करंट्स को समझ लेते हैं। ये बंद लूप वाली विद्युत धाराएं होती हैं जो किसी चालक में तब उत्पन्न होती है जब वह परिवर्तित
चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो याद रखना है एडी करंट्स को, इसके डेफिनेशन को। इनका जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो ये होता है प्रेरण मोटर में, इंडक्शन मोटर में। घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र रोटर में जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं जिससे मोटर घूमती है। तो जो एडी करंट्स होते हैं वो मोटर को घूमने में मदद करती हैं। जो विद्युत चुंबकीय ब्रेकिंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग, अगर हम इसको देखें तो जो ट्रेन या लिफ्ट जैसी जगहों पर धातु डिस्क में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं जो कि गति का विरोध करती हैं और ब्रेक लगाती हैं। इसका उपयोग इंडक्शन फर्नेस में भी होता है। धातु को पिघलाने के लिए भंवर धाराएं उत्पन्न की जाती हैं जिससे ऊष्मा पैदा होती है। तो हमें तीनों एग्जाम्पल को याद रखना है, इंडक्शन मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग और इंडक्शन फर्नेस। डायनामो में इसका उपयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भंवर धाराओं का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि डायनामो जो होती है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, जिसके कारण से जो भंवर धाराएं होती हैं वो लॉस ऑफ एनर्जी का कारण बनती है, इसलिए इन्हें यहाँ रोका जाता है। तो एडी करंट्स का उपयोग कहाँ नहीं होगा, तो वो होगा डायनामो में। अभी हमने देखा कि डायनामो में इसका उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये विद्युत धाराओं के लॉस का कारण बनती हैं, जबकि प्रेरण मोटर, विद्युत चुंबकीय ब्रेकिंग और प्रेरण भट्टी, इसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम की शुद्धता यानी कि प्योरिटी किस पर निर्भर नहीं करती है। पहले हम इसे समझ लेते हैं। जो स्पेक्ट्रम की शुद्धता होती है इसका मतलब है विभिन्न रंगों की किरणें एक दूसरे पर कितनी कम ओवरलैप करती हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम की शुद्धता। यह शुद्धता किस पर निर्भर करती है, तो प्रिज्म के पदार्थ और उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता पर, स्लिट की चौड़ाई पर, यानी कि अगर नैरो स्लिट होगा शुद्धता उतनी ही अधिक होगी। प्रिज्म के कोण पर, यानी कि कोण बदलने से विवर्तन और विचलन प्रभावित होते हैं, परंतु प्रिज्म के तापमान पर शुद्धता निर्भर नहीं करती। याद रखना है जो प्रिज्म का टेम्परेचर है इसके ऊपर प्रिज्म की शुद्धता जो है निर्भर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि तापमान से जो अपवर्तनांक होता है इसमें बहुत ही मामूली परिवर्तन होता है जो नगण्य होता है और इसकी शुद्धता पे असर नहीं डालती है। तो अगर हम इसे संक्षेप में याद रखें तो जो शुद्धता निर्भर करती है वो पदार्थ पर, उसके स्लिट की चौड़ाई पर और इसके कोण पर, जबकि तापमान पर निर्भर नहीं करती है। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया डी, प्रिज्म के तापमान पर इसकी शुद्धता निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नेटवर्क डिवाइस जो विभिन्न नेटवर्कों के बीच पैकेट फॉरवर्ड करता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं राउटर। जो राउटर होता है वो एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो या दो से अधिक विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है। याद रखना है राउटर के डिफिनेशन को, तभी आप इसको बना पाएंगे। यानी कि जो राउटर हुआ वो विभिन्न नेटवर्कों के बीच पैकेट फॉरवर्ड करता है। जो हब होता है वो एक साधारण डिवाइस है जो एक ही नेटवर्क के, याद रखना है यह एक ही नेटवर्क के सभी उपकरणों को डेटा पैकेट भेजता है। यह विभिन्न नेटवर्कों के बीच पैकेट फॉरवर्ड नहीं करता है। स्विच जो है ये भी हब की तरह ही है, एक ही नेटवर्क के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो यह आवंटित की गई है 60,964 करोड़। याद रखना है 60,964 करोड़। फ्रेंड्स, बिहार बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया है तनवीर सैनिक जोन में। बहुत ही संक्षेप है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं आंकड़ों को उसमें लाया गया है। तो उन वीडियो को जरूर देखिए, बिहार बजट इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का डैश सदस्य बन गया है। कौन सा सदस्य बन गया है, तो ये बना है 107वां सदस्य। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसको 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा, याद रखना कि पेरिस में COP21 के दौरान लॉन्च किया गया था। इसके प्लेस और ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पेरिस में COP21 के दौरान 2015 में लॉन्च किया गया था और इसका जो 107वां सदस्य बना है वो बना है मोल्दोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा हार्ट ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है। ये शुरुआत की गई है वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी वस्त्र मंत्री कौन से हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इनका संबंध बिहार से है। आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जो हमारे वस्त्र मंत्री हैं वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? इसका नाम है आदि वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस को कैंसर जनक वायरस घोषित किया है? हेपेटाइटिस डी को अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कैंसर जनक माना है। इसके संक्रमण से लीवर कैंसर का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। याद रखना है, हेपेटाइटिस डी ये कैंसर जनक है और ये लीवर कैंसर का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 9 अगस्त 2025 तक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2025 को भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? ये जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है प्रियनबदा जयकुमार। याद रखना है, प्रियनबदा जयकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसको यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है? तो ये किया गया है सारनाथ को। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। यह एक बौद्ध प्रसिद्ध स्थल है। हम जानते हैं कि यहाँ पर बुद्ध ने पहली बार बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि जो वर्ष 2025 में भारत के मराठा सैन्य प्रदेश को 44वां यूनेस्को धरोहर जो है वो घोषित किया गया है, शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के कामचटका क्षेत्र में रिएक्टर स्केल पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आने के बाद क्रशोनिनकोव ज्वालामुखी में कितने वर्षों के बाद पहली बार विस्फोट हुआ है? तो ये 600 वर्षों के बाद इसका विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं प्रत्यय अमृत। याद रखना है, जो प्रत्यय अमृत है वो मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2025 को सत्यपाल मलिक, वो काफ़ी चर्चित थे, का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो क्या थे? तो वो पूर्व राज्यपाल थे। वे बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल थे। वो जो अंतिम राज्यपाल बने थे वो जम्मू कश्मीर के बने थे और काफ़ी चर्चा में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने। इन्होंने पाकिस्तान चैंपियंस को हराया है। ये भी याद रखना है कि साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराया है। और ये कहाँ खेला गया? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया। इसके प्लेस को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया है 12वीं फेल। बहुत ही अच्छी मूवी थी 12वीं फेल। इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की उपाधि दी गई है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो है विधु विनोद चोपड़ा। इनके डायरेक्टर को नाम को याद रखना है, विधु विनोद चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है संजय सिंघल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? यहाँ पे ग्रासलैंड्स को दिखाया गया है मैप के थ्रू, ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें। जो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान है इसको हम पम्पास कहते हैं। जो नॉर्थ अमेरिका है इसे हम प्रेरीज कहते हैं। जो यूरोप में पाया जाता है इसे हम स्टेपेस कहते हैं। साउथ अफ्रीका में इसे हम वेल्ड्स कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इसे डॉन्स कहते हैं। बाकी भी आपको याद रखना है। इसे आप मैप के थ्रू जरूर याद कीजिए ताकि इसे आप आसानी से याद कर सकें और समझ सकें। तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है पम्पास। अभी हमने मैप में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? हम यहाँ मैप में देख सकते हैं। जो ग्रेट विक्टोरिया है ये ऑस्ट्रेलिया में है। इसके साथ साथ हमें याद रखना है जो अटाकामा, पैंटागोनिया ये कहाँ है? तो साउथ अमेरिका में है। सहारा, नामीब, कालाहारी ये कहाँ है? तो ये अफ्रीका में है। थार भारत और पाकिस्तान में है। और जो गोबी मरुस्थल है ये मंगोलिया और चाइना में है। इन सारे डेजर्ट्स को हमें याद रखने हैं, इनके लोकेशन को, इनके कंट्री को। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? जो आर्टिकल 21 है ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रिलेटेड है। आपको फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये सारे बाय हार्ट याद होने चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा।
याद रखना है। जो जीएसटी किसके द्वारा लागू किया गया है, तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। जीएसटी जो लागू किया गया था वो 1 जुलाई 2017 को किया गया था। ये डेट भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है, तो ये स्थित है कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी, तो ये की थी आंध्र प्रदेश से। ये वर्तमान में तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव में स्थित है। तो याद रखना है कि इन्होंने वर्तमान तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था। श्री रामचंद्र रेड्डी ने सर्वप्रथम भूमि दान की थी। इनके नाम को भी याद रखना है कि किन्होंने सर्वप्रथम भूमि दान की, तो श्री रामचंद्र रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहाँ ठहरे थे, तो ये ठहरे थे किंग्सले हॉल में। याद रखना है कि गांधी जी किंग्सले हॉल में ठहरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैध मुद्रा क्या है, ये वैध मुद्रा जो है वो है करेंसी नोट्स। प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं, ये होता है क्रेडिट कार्ड को कहते हैं प्लास्टिक मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, ये दी गई है अनुच्छेद 243 जी के अंदर। याद रखना है आर्टिकल 243 जी के अंदर 29 कार्यों की सूची दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ, ये पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को, और लागू कब से हुआ था, तो 11 मार्च 2024 को ये लागू किया गया था। इस अधिनियम में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय थे, जो कि हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख, इनको भारतीय नागरिकता देने की बात कही गई है। तो याद रखना है ये कब पारित हुआ, 11 दिसंबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है, जो अल नीनो है ये गर्म जलधारा है, बाकी हम्बोल्ट, फॉकलैंड एंड लेब्राडोर ये जो है वो कोल्ड जलधारा है, यानी कि ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया, तो ये पारित किया गया था 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। फ्रेंड्स आपको बताना है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी, ये लिखी थी धर्मपाल ने। इस पुस्तक में तक्षशिला, नालंदा और कुछ अन्य विश्वविद्यालयों के बारे में बेहतर जानकारी दी गई है। तो ये बुक किससे संबंधित है ये भी हमें जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है, तो स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है, ये देता है पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित, इसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी के नाम से भी जानते हैं। ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया, तो ये पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम में। याद रखना है इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1899 से 1905, ये भी याद रखना है इनके टाइम पीरियड को, इससे आप कई क्वेश्चंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया, तो ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। क्यों मनाया गया था, तो राज्यों के कांग्रेसी सरकारों के त्याग पत्र देने के उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है, तो जो हडसन नदी है वो बहती है न्यूयॉर्क शहर से। हमें याद रखना है लंदन, टेम्स, पेरिस, सीन, सिडनी, डार्लिंग, इन सब के नाम को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब होता है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले का है, इसके ईयर्स को पहले याद कर लेते हैं। जो अगस्त प्रस्ताव हुआ वो हो गया 8 अगस्त 1940, याद रखना है 8 अगस्त 1940। जो हमारा वेवल प्लान हो गया 1945, वेवल प्लान 1945। जो क्रिप्स प्रस्ताव है ये हो गया 1942, और जो कैबिनेट मिशन है वो हो गया 1946।
तो जो हमारा सबसे पहले हुआ वो हुआ ए, अगस्त प्रस्ताव 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम है मूल शंकर, याद रखना है मूल शंकर। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ये कई बार पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किन्होंने दिया था? तो मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये लिखा गया है आर्टिकल 171 में, याद रखना है आर्टिकल 171। आर्टिकल 172 में राज्य के विधानमंडल के सदनों की अवधि का उल्लेख है। इसमें अवधि का उल्लेख किया गया है 172 में। 170 में विधानसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। इन सब आर्टिकल्स को याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिंधु सभ्यता स्थल से अन्य भंडार के पास 2 कमरों के बैरक मिले हैं जिनमें संभवतः मजदूरों के रहने की संभावना हो सकती है? तो ये पाया गया है हड़प्पा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव, याद रखना है ऋषभदेव। फ्रेंड्स जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया है तनवीर सेलिंग जोन में, काफ़ी कॉन्साइज्ड है। उन सारे कंटेंट्स को रखा गया है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये पुस्तक है बौद्ध धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी गियासुद्दीन बलबन ने। बलबन ने एक सैन्य विभाग बनाया था दीवान-ए-अर्ज, याद रखना है दीवान-ए-अर्ज किससे संबंधित है? तो ये सैन्य विभाग है। इन्होंने लौह और रक्त की नीति स्टार्ट की थी, ये भी याद रखना है कि लौह और रक्त नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ये क्या था? इस्लाम शाह ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? तो ये थे वाजिद अली शाह, याद रखना है जो वाजिद अली शाह थे वो अवध के नवाब थे। और ये ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला था? तो 1856 में मिला था, याद रखना है 1856 में। इसका जो कारण था कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध राज्य को ब्रिटिश राज में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने बहादुर शाह 2 को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? तो इन्होंने भेज दिया था इन्हें रंगून में। रंगून जो है बर्मा देश की राजधानी है। इनकी जो मृत्यु हुई थी रंगून में 1862 ईस्वी में हुई थी। ये भी याद रखना है कि ये जफर नाम से शायरी लिखते थे, कई बार पूछा गया है बहादुर शाह 2 जफर नाम से शायरी लिखते थे, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ये था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। ये कब से स्टार्ट हुआ? तो 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ था। याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो हम देख सकते हैं जो हमारा भारतीय मानक समय है वो लिया गया है 82.5 डिग्री ईस्ट से, जो कि मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, यूपी से। इसके स्टेट्स को याद रखना है, कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है? तो ये है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा भारतीय मानक समय के लिए जाना जाता है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो जास्कर श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैलेपला दर्रा स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पासेस को दिया गया है, आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। जो जेलेपला पास है आप देख सकते हैं ये सिक्किम में स्थित है। नाथुला पास के भी पोजीशन को याद रखना है, जो बार बार पूछे जाते हैं। बोमडीला, लिपू लेक, ये सब के पोजीशन को याद रखना है, ये सब बार बार पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो जो संघवाद है ये नहीं है, ये है बंधुत्व, संप्रभुता और समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? तो ये हुई थी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो जो आर्टिकल 5 to 11 है ये
नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो गया जो नहीं है वो है बिक्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो जनसंख्या वृद्धि, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, ये सभी जो है इसके परिवर्तन के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो ये है 6 भाषाएं। कौन कौन सी हैं? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। इनके नाम को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं? इसे कहते हैं कोर्ट। याद रखना है, बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इनका संबंध जो है वो कथक शास्त्रीय नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध काकोलत जलप्रपात किस जिले में है? तो ये स्थित है नवादा जिले में। फ्रेंड्स, बिहार के लिए अलग से प्लेलिस्ट है तन्वी स्लिंग जोन में। इसमें वेटलैंड्स और वाटरफॉल्स यानी कि जलप्रपात के लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गर्म जल के झरने यानी कि हॉट स्प्रिंग्स मुख्य रूप से किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या घनत्व के मामले में ये पहला स्थान है बिहार का। कितना है? याद रखना है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस डेटा को याद रखना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या है? तो ये है राजगृह। याद रखना है, राजगीर का जो पुराना नाम था वो था राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए बिहार को कितने प्रमंडलों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 9 प्रमंडलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल की तराई में जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? तो ये थे नित्यानंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम उप कुलपति यानी कि वाइस चांसलर कौन थे? तो ये थे ब्रज किशोर प्रसाद। याद रखना है, ब्रज किशोर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1874 के खरवार आंदोलन जिसका उद्देश्य सामाजिक धार्मिक सुधार करना था का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था भागीरथ मांझी ने। इसे हम सफा होड़ आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में बिहार में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ये था पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? तो ये है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे हमने सेट 6 को एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया। जहां मैप की ज़रूरत थी वहां मैप के साथ किया, जहां ट्रिक चाहिए था वहां ट्रिक भी दिया। तो ऐसे ही हम आगे के सेट्स को भी कवर करते रहेंगे। ए वीडियो के साथ साथ आप हमारे बिहार दरोगा के वीडियोस को भी देखिए, ये भी आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि इससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।